सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। हम 17 चैप्टर पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। तो शायद हम पॉलिटिकल पार्टीज के पास कहीं रुके थे, तो वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। यस, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक और खम्मम लेके जाके फिर वहां से जो हालात तेलंगाना में पैदा है वो। तो सियासी जमातें और इन हालात में जो गैर सियासी जमातें, इन सब का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या रद्द अमल रहा, वो देखते हैं। जैसे ही केसीआर साहब को अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद स्टूडेंट्स पे जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर अटैक किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज और इन्हें सियासी जमातें और गैर सियासी जमातें दोनों ने मिलाकर कैसो, दोनों मिलकर अपने अपने अंदाज में इन्होंने कैसो अपना रद्द अमल बताया गया, अपना रिस्पांस दिया। तो हालात ये थे कि केसीआर साहब के अरेस्ट के खिलाफ और स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ खासतौर से टीआरएस पार्टी ने दिगर जो सियासी जमात हैं उनको लेकर एक बंद का ऐलान किया। पूरा तेलंगाना बंद का इन्होंने, गैर सियासी जमातें और सियासी जमातें को लेकर टीआरएस ने एक बंद का ऐलान किया था उसी वक्त। यानी क्योंकि ये 29 नवंबर 2009 की बात थी, तो उसके बाद से बंद का इन्होंने ऐलान किया। तो पूरे हैदराबाद, पूरी तरीके से हैदराबाद और पूरा तेलंगाना हर तरीके कैसे कैसे पैरालाइज, यानी किसी किस्म की कोई सरगर्मियां नहीं हो रही। पूरा जहाँ का जहाँ देखा जाए वहां पर पूरा ठप पड़ चुका था, पूरा बंद मनाया जा रहा था। और उसी उसी जिमन में और उसी वक्त जितने सरकारी मुलाजिमीन थे ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेन डाउन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। पूरे गवर्नमेंट ऑफिसेस प्रोटेस्ट का अड्डा बन चुकी थी, हर जगह मरकज बन चुकी थी प्रोटेस्ट का। पूरे तेलंगाना में धरना प्रोटेस्ट चल रहे, पूरा रोड बंद, चक्का जाम, इस तरीके से हालात हो गए। और खास तौर से जो कांग्रेस के जो कायदीन थे, एमएलए से एमपी, उनके जो मुजस्सिमे यानी उनके पुतले बनाकर उनके आखिरी रसूमात की अंदाज में क्या जलाया जा रहा था उनके पुतलों को। यानी इस अंदाज में लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, खासतौर से कांग्रेस के जो कायदीन थे, एमएलए एमपी थे, उनको लेकर। और उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ तक बात की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी एडवोकेट्स ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे अपनी जो ड्यूटीज थी वो अंजाम नहीं दिए, बाइकआउट किया। एडवोकेट्स ने भी रोड पर आ गए थे और प्रोटेस्ट इन्होंने भी किया। हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के एडवोकेट ने भी हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटीज अंजाम नहीं दिए, बाइकआउट किया और इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। सिंगरेनी के में जो वर्कर्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, वो भी स्ट्राइक पर जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और जहां देखो, जहां गलियों में, रास्तों में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने लगे, धरना करने लगे और क्या बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ गाने बजाने के अंदाज में कैसे अपना एहतिजाज कैसे दर्ज करना शुरू करें। और उसी वक्त जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी जमातें थी, जो स्टूडेंट्स की जो जमातें थी, गैर सियासी जमातें यानी पीपल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी तरीके से एम्प्लॉयज यानी मुलाजिमीन की जमातें यानी एम्प्लॉयज यूनियन, उसी तरह टीआरएस पार्टी, बीजेपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातों ने मिलकर रास्ता रोको किया। लेकिन फिर भी मरकजी और रियासती सरकार में किसी किस्म का असर नहीं पाया गया। किसी किस्म का मरकजी हुकूमत ने या रियासती हुकूमत ने किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दिया, किसी किस्म का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ओके। तो हर जगह पे अगर देखें तो प्रधानमंत्री की यानी वजीर आजम की, यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी की पुतलों को बनाकर जलाया जा रहा था। आखिरी रसूमात के तौर पे उनकी क्या सो वो पोजीशन निकाला जा रहा था। उसी तरीके चीफ मिनिस्टर रोशैया का पुतला बनाकर जलाया जा रहा था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर और कांग्रेस के कायद सीमा आंध्रा के लीडर का पुतला बनाकर, मुजस्सिमा बनाकर जहां मले वहां जलाया जा रहा था। प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। ओके। और फ्यूनरल यानी इन्हीं पुतलों का, इन्हीं लीडरों का, प्रधानमंत्री का, सोनिया गांधी जी का और सीएम का, यानी रोशैया, जनाब रोशैया साहब का, इनके आंध्र प्रदेश के उस वक्त वही सीएम थे। और दीगर जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, इन सब का क्या सो पुतला बनाकर, क्या बोलते हैं, एक जनाजा टाइप में इनको लेके जाया जा रहा था, उनके पुतलों को। यानी प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग इनके खिलाफ। और उसी तरीके से हर देहाती सतह पर और हर अजलाई सतह पर और सिटीज के अंदर, बड़े बड़े जो सिटीज थे हैदराबाद, इन सब हर जगह क्या सो एक क्या बोलते हैं, लोगों ने कैंडल रैली निकाली। वो भी इस तरीके से भी लोगों ने एहतजाज को दर्ज किया। हंगर स्ट्राइक के कैंप शुरू हो गए हर जगह। केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक जो चल रही थी, क्योंकि जेल में भी, उसके बाद भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू किया। तो उनके हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में लोग भी हंगर स्ट्राइक के कैंप्स लगाना शुरू कर दिए। कई लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केसेस बुक कर दिए गए, लाठीचार्ज हुआ कई जगहों पर। और
गवर्नमेंट ने जहां बने वहां रास्तों पे ब्लॉकेट कर दिए ने, लोग ज्यादा लोग शिरकत ना करें। लेकिन तेलंगाना के जो लोग एहतजाज कर रहे थे, ये लोग किसी हालत में कैसो पीछे जाने वाले नहीं थे, और काफी शिद्दत से कैसो एहतजाज चल रहा था। अब उसी वक्त एक और छोटा सा एक यानी ये 29 दिसंबर की ये सब बातें थी जो हम अभी तक डिस्कस करें या जो भी हम बातचीत करें। उसके बाद सडनली एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ, एक छोटा सा ये हुआ, वो क्या हुआ देख लेते हैं। ओ, काफी केसर साहब की जो हंगर स्ट्राइक थी वो काफी क्या बोलते हैं तशद्दुद से, यानी तशद्दुद नहीं कहूंगा मैं, सॉरी, काफी जोरों से चल रही थी। और क्योंकि काफी लोग सपोर्ट कर रहे थे, पूरा तेलंगाना एक हो चुका था। और उसी वक्त केसीआर साहब की जो हेल्थ कंडीशन थी, यानी सेहती जो कंडीशन थी, वो भी क्या सो खराब हो रही थी। तो इनको खम्मम जेल से गवर्नमेंट खम्मम के हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया था 30 नवंबर 2009 को। तो उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट के जो आला ओहदेदार थे, इन सब लोगों ने तेलंगाना, यानी आफ्टर ऑब्जर्विंग फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तेलंगाना सपोर्ट रिपीटेडली इन्फॉर्म, यानी लोगों ने वहां पे सरकार को ये क्या बोलते हैं, लोगों ने सरकार को ये बताने की कोशिश की कि जेल के अंदर केसीआर साहब की जान को खतरा है। ओके। तो इन हालात के चलते हुए केसीआर साहब सडनली टीवी पर फ्रूट जूस पीते हुए देखे गए। यानी टीआरएस कुछ वहाँ पे टीआरएस के कायदीन भी मौजूद थे। इन सब लोगों की मौजूदगी पे सडनली केसीआर साहब फ्रूट का जूस यानी हंगर स्ट्राइक को खत्म करते हुए क्या है सो फ्रूट जूस पीते हुए देखे गए। 29 नवंबर 7 बजे की ये बात है। ओके। टीवी चैनल्स के ऊपर कैसे ये फ्रूट जूस कैसे पीते हुए देखेंगे शाम में 7 बजे के टाइम। तो जितने भी जो एजिटेटर्स थे ना, जो जो लोग एहतजाज कर रहे थे, सडनली उनका कैसे एक क्या बोल दिल टूटे टूटे वाला दिल टूट गया था उनका, इस तरीके से वो सीन था। मतलब इतना एहतजाज चलते हुए सडनली एक फ्रूट का जूस का गिलास पीते हुए देखे जाना, मतलब हंगर स्ट्राइक को खत्म कर रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स ने जब इन चीजों को देखा, तो उन्होंने कहा कि हमको अब सियासी अलहदा तेलंगाना रियासत में सियासी क़यादत में अलग तेलंगाना रियासत नहीं पाई जा सकती। सियासी क़यादत में उनको किसी किस्म का भरोसा नहीं है। और क्योंकि और खुद स्टूडेंट्स ने क्या ऐसा जो केसीआर साहब जो उस वक्त हंगर स्ट्राइक को तोड़ते हुए देखे गए थे, फ्रूट जूस पीते हुए देखे गए थे, इनका प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने कर दिया। अब तक तो खैर सरकार के और प्रधानमंत्री के सोनिया गांधी के पुतले जलाए जाते हैं, अब ये लोग उल्टा करने लगे। तो अब इन हालात में स्टूडेंट्स ने एक नतीजे पे पहुंचे, इन्होंने एक फैसला लिया कि अब यहाँ से तेलंगाना एजुकेशन को वो स्टूडेंट्स चलाएंगे। अब उस्मान यूनिवर्सिटी में पूरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर 30 नवंबर, क्योंकि वो 29 नवंबर शाम के 7 बजे की बात थी, तो 30 नवंबर 2009 को ये आर्ट्स कॉलेज के सामने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स की तंजीमें थी, ये सब लोग वहां पर जमा होकर इन्होंने स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई 30 नवंबर 2009 को। क्योंकि सारे तेलंगाना में अलहदा तेलंगाना को रियासत, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो जद्दोजहद चल रही थी वो काफी सरगर्मा चुकी थी। इन हालात में एक केसीआर साहब जब जूस पीते हुए देखे गए, तो इन हालातों को देखकर जो खासतौर से जो स्टूडेंट्स का जो दिल टूटा, उसके बाद इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई। और 30 नवंबर 2009 को इन्होंने ये फैसला किया कि अब यहाँ से जो एजुटेशन होगा अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद होगी, वो स्टूडेंट्स आगे लेके जाएंगे उस्मान यूनिवर्सिटी में जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर। पूरे स्टूडेंट तंजीमें ने पूरे जो स्टूडेंट्स की जो तंजीमें थी, उन्होंने ये फैसला लिया था। अब आर्ट्स कॉलेज, अब ये एक क्या मरकज बन चुका था तेलंगाना एजुटेशन का, क्योंकि वहीं पे वो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, वहां से एजुटेशन चल रहा। अब इन हालत में स्टूडेंट जेएससी ने वहां पे अनाउंस किया कि अब तेलंगाना एजुकेशन को हम आगे लेके जाएंगे, विल कंटिन्यू, यहाँ पे देखा जा सकता। और इन्होंने ये भी कहा कि केसीआर साहब ने तो अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया, लेकिन अब हम यहाँ से इस जद्दोजहद को, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को अब हम आगे लेके जाने वाले हैं। हमको किसी सियासी जमात की हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम इनके सपोर्ट के बगैर ही अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही अब आगे गए सो इस जद्दोजहद को आगे लेके जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ने ऐलान करना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट जेसी ने यह भी कहा कि जब तक कि अलहदा तेलंगाना रियासत नहीं बन जाएगी, वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। अभी ये उस्मान यूनिवर्सिटी में ये हालात पैदा हुए, तो दिगर जो यूनिवर्सिटीज थी, उन वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी वही नीति अपनाई। वहां पर भी पूरे स्टूडेंट जेएससी बन के हर यूनिवर्सिटी में, जैसे शतावाना यूनिवर्सिटी होगी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, और आपकी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पालामूर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसी किस्म के हालात पैदा हो गए। पूरे स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स की क़यादत में अभी एजुकेशन चल रहा। तो
पूरे सब स्टूडेंट्स ने मिलकर यूनिवर्सिटीज में पूरी पढ़ाई खत्म कर दी, यानी पढ़ाई को बंद कर दिया, और अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए एजुटेशन इन्होंने चालू कर दिया था। क्योंकि 29 नवंबर 2009 को शाम के 7 बजे केसीआर साहब जूस का गिलास पीते हुए देखने के बाद यह हालत, 30 नवंबर 2009 को यह हालत पेश पेश आया था। उसके आगे क्या होगा हम आगे हम इसमें देखेंगे। तो जितनी भी तेलंगाना के जो दीगर तंजीमें थी, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी तंजीमें थी, एम्प्लॉयज यूनियन, सब लोगों ने ऐलान किया कि हम स्टूडेंट जेएससी के साथ है। क्योंकि अब केसीआर साहब तो 29 नवंबर 2009 को अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ते हुए टीवी पे देखे गए थे। तो इन सब ये पूरे जो तंजीमें थी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद तमाम तंजीमें अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कर रही। अब तक केसीआर साहब का टीआरएस पार्टी का सपोर्ट कर रही थी। तो इन हालात को देखकर खुद केसीआर केसीआर साहब भी एक तरीके से सरप्राइज, यानी एक थोड़ा सा इनको भी क्या बोलते हैं, एक सरप्राइज जैसा लगा। और क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट ने अपोजिशन अपोज किया था केसर साहब के उस हंगर स्ट्राइक को, यानी जूस पीते हुए जो देखे थे उन सब चीजों को, और वो अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ते हुए जैसा टीवी पे देखा था, इन सब चीजों का स्टूडेंट ने अपोज किया था। केसीआर साहब भी सरप्राइज हो गए थे कि पूरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है एहतजाज को। ओके, तो इन हालात में केसीआर साहब एक टीवी चैनल को फोन पे बात करते हुए इन्होंने कैसे एक ऐलान किया था। वो ऐलान यही था कि मैंने अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म नहीं किया। ये लाइन को यहाँ से आप गौर करिए, मैंने अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म नहीं किया। पुलिस ने मुझे जबरदस्ती हंगर स्ट्राइक तोड़ने पे मजबूर किया था, लेकिन अब क्योंकि उस वक्त तक, जिस वक्त अभी ऐलान करे उस वक्त तक तो ये निम्स को शिफ्ट कर दिए जा चुके थे। मतलब 3 दिसंबर 2009 सुबह 3 बजे निम्स को, हैदराबाद को, खम्मम से हैदराबाद केसीआर साहब को शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहां पे एक टीवी चैनल को टेलीफोन पे बात करते हुए इन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी हंगर स्ट्राइक को नहीं किया, नहीं तोड़ा। पुलिस ने जबरदस्ती मेरी हंगर स्ट्राइक को तोड़ने की कोशिश की, जूस पिलाकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मैं अपनी हंगर स्ट्राइक को जारी कर रहा हूँ, जारी रख रहा हूँ। यहाँ से अब निम्स से मेरा या तो जनाजा निकलेगा, या तो अलहदा तेलंगाना रियासत की विक्ट्री मार्च, यानी जीत का जश्न जुलूस यहाँ से निकलेगा, ऐसा उन्होंने फिर से एक बार कहा। और उन्होंने ये कहा किसी किस्म का कोई शक्को शुबा रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अलहदा तेलंगाना रियासत जब तक नहीं बन जाती मैं अपने हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखूंगा। जो भी मीडिया में लोगों ने देखा कि मैं अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ रहा हूँ, ये सब गलत है। मुझे जबरदस्ती वो सब चीजें पिलाई गई थी। और खास तौर से इन्होंने स्टूडेंट से ये इल्तिजा की कि इन सब जो न्यूज टीवी चैनल पे जो दिखाई गई वो सब गलत है, आप इसको ना माने, वो सब झूठ है। और कोई भी स्टूडेंट सुसाइड ना करे। क्यों? अब ये किस तारीख की बात है ये? क्योंकि निम्स से बात करें तो 3 दिसंबर 2009 के बाद ये टेलीफोन पे टीवी चैनल से इन्होंने पूरे स्टूडेंट्स को मुखातिब किया और पूरे तेलंगाना की आवाम को मुखातिब किया। तो जाहिर बात है उस वक्त तक श्रीकांत चारी और एक एक जो जी एक किस्टैया नाम के एक जो पहले पहले शहीद, सेकंड तेलंगाना एजुटेशन के जो एजुटेशन जब शुरू हुआ तो उसके सबसे पहले जो शहीद थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, किस्टैया कब इन्होंने अपने, वो पुलिस कांस्टेबल थे, 1 दिसंबर 2009 को इन्होंने खुदकुशी कर ली थी, इन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ओके, राइट। तो कुछ लोग इस तरीके से खुदकुशी कर रहे थे, तो खास तौर से केसरी साहब ने एक स्टूडेंट्स को भी मुखातिब करके एक इल्तिजा भी की थी, रिक्वेस्ट भी की थी, कोई सुसाइड ना करे, हम जिंदा रह कर अलहदा तेलंगाना रियासत को पाएंगे। ओके। और उसी तरीके से इन्होंने एक और स्टूडेंट से एक गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया कि टीवी चैनल से कैसे इन सब गुजारिशों को केसर साहब ने उस वक्त किया था। अब किस तरीके से इस हालत में एजुटेशन और किस तरीके से और सरगर्म हो गया, अब उन हालात को देखते हैं। द अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द, यानी उस वक्त डॉक्टर्स, पुलिस के आला ओहदेदार और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उन सब लोगों ने मिलकर केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक को कैसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वही केसीआर साहब ने अपनी बात को दोहराया था कि मैं हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहा हूँ जब तक कि अलहदा तेलंगाना रियासत ना बन जाए। अब स्टूडेंट जेएसी ये आर्ट्स कॉलेज में भी कैसे हंगर स्ट्राइक को शुरू कर चुकी थी। और उस वक्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे, यानी जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी स्टूडेंट्स की हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, उस वक्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपाल थे उनका नाम था सुदर्शन राव। ये स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक के कैंप तक जाकर इन्होंने
अपना सपोर्ट स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक को दिया था। उसी तरफ एम्प्लॉयज यूनियन और गैर सियासी जमातें, ये भी क्या है सो स्टूडेंट्स के जो हंगर स्ट्राइक के कैंप्स थे, यानी आर्ट्स कॉलेज के सामने, वहां पर जाकर के ऐसा उस्मान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक के कैंप्स थे, वहां पर एम्प्लॉयज यूनियन और गैर सियासी जमातें, मैंने पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोगों ने जाकर स्टूडेंट के जो हंगर स्ट्राइक को इन्होंने सपोर्ट दिया था। अब रिले हंगर स्ट्राइक्स भी वहां पर चल रही थी, और लोग कैसे शायराना अंदाज में आंध्रा के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ और कल्चरल एक्टिविटीज करते हुए अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे। कल्चरल एक्टिविटीज मतलब जो भी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक के पास एक छोटा सा डयास बना गया था, फिर वहाँ पे जो भी तेलंगाना की तहजीब को क्या बोलते हैं वहाँ पे नुमाया करते हुए, बताते हुए हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज करते। तो इन हालात में सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कैसे उस्मान यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ने कोशिश की, और तेलंगाना के मसाइल को लेकर भी वहां से कैसो उस दया से इन्होंने बात करने की कोशिश की। और उसी तरीके से उस्मान यूनिवर्सिटी के कदम पर नक्शे कदम पर चलते हुए काकतीय यूनिवर्सिटी, शातावाना यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, पालामूर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी, ये नलगोंडा, ये महबूब नगर, पालामूर तेलंगाना, निजामाबाद की, शातावाना करीमनगर की, इन यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक के कैंप्स को शुरू कर दिया। अब पूरी तेलंगाना में पूरे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज को, यानी अपनी तालीम को छोड़कर अब ये हंगर स्ट्राइक पे, धरना पे, प्रोटेस्ट पे लग गए। इतना ही नहीं, खासतौर से उस वक्त जो सियासी कायदीन थे, उनके घरों का घेराव करना शुरू कर दिया। जाहिर बात है, सियासी कायदीन का मतलब एमएलए एमपी, यानी ये वो एमएलए और एमपी जो इख्तेदार में, मतलब उस वक्त इख्तेदार में कौन थे? जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी थी। तो वहां के एमएलए एमपी मिनिस्टर्स, इनके घरों का घेराव करना, उनके घरों के सामने धरना करना, प्रोटेस्ट करना, और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालना, ये सब काम के ऐसे स्टूडेंट्स ने उस वक्त शुरू कर दिया था। और क्योंकि केसीआर साहब की जो हंगर स्ट्राइक जो चल रही थी उस वक्त तकरीबन, क्योंकि अब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तेलंगाना केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक भी कंटिन्यू हो रही, सारे तेलंगाना में लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो तेलंगाना में पूरा जो एक जो माहौल था, तकरीबन क्या कह सकते हैं उसको, उबलता हुआ माहौल नजर आ रहा था। और तमाम लोग, केसर साहब को उस वक्त उनकी हंगर स्ट्राइक में कंटिन्यू हो रही थी, तो एक बार जो जूस पीते हुए देखे गए, तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मुझे जबरदस्ती पुलिस ने पिलाया और मैं अपनी हंगर स्ट्राइक को जारी रखा हूँ। फिर उसके बाद काफी लोगों ने उनका सपोर्ट किया। अब पूरे तेलंगाना में जहां देखो वहां रैलीज, रास्ता रोको, स्लोगन, जय तेलंगाना के स्लोगन। तो इन हालात में, यानी 29 नवंबर, 30 नवंबर गुजर चुका, अब 1 दिसंबर 2009 आ गया, तो एआईसी, ऑल इंडिया कांग्रेस, एआईसीसी के जो स्पोक्स पर्सन रहते हैं, ओके, उनका जो नाम था यहाँ पर सिंघवी उनका नाम था। इन्होंने दिल्ली से बातचीत करते हुए कहा कि, यानी अब कांग्रेस पार्टी अपना रिस्पांस दे रही है एक तरीके से, कि तेलंगाना का जो प्रॉब्लम है काफी सीरियस प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर काफी जज्बात है, और इस मसले को कैसे डिस्कशन, यानी बातचीत के जरिए से हल किया जाना चाहिए। और कांग्रेस इकदाम करेगी बातचीत लोगों से, यानी दीगर सियासी पार्टियों से बातचीत करके, बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि काफी अरसे से कैसे ये पेंडिंग रहा ये मसला, अलहदा तेलंगाना रियासत का। तो इस तरीके से सिंघवी दिल्ली से कैसो मतलब पहली बार अब कांग्रेस 29 और 30 नवंबर 2009 के बाद पहली बार कांग्रेस के पार्टी की तरफ से एक ऐलान हुआ, यानी पहली बार उनके अंदर चलन देखा गया था। बहरहाल सीपीआई पार्टी ने भी अपने जो उनके उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको साथ लेकर तेलंगाना एजुटेशन में वो लोग ज्वाइन हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। उसी तरीके से हर जगह तेलंगाना में जैसे रास्ता रोको, धरना, स्ट्राइक, रिले हंगर स्ट्राइक्स, और इसी तरीके से एम्प्लॉयज भी कैसे रिले हंगर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और दिगर गैर सियासी जमातें, पूरा तेलंगाना पैरालाइज हो गया था, यानी क्या क्या कैसे किसी किस्म का सरकारी काम उस वहां पर नहीं हो रहा था। अब पुलिस अपनी हद तक कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से इन हालात को काबू करें, और क्या बोलते हैं, दबोचने की कोशिश कर रही, एजिटेशन को, लोगों को रोकने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस उसमें भी नाकामयाब रही। इन हालात में केसीआर साहब को अब निम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। वो हालात क्या थे देख लेते हैं। अब ये यानी 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, ओके, सॉरी, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 29 और 30 नवंबर 2009, और 1 और 2 दिसंबर
2009। ये 4 दिन खम्मम में थे। किस ऑनरेबल केसीआर साहब को खम्मम में रखा गया था क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे थे, तो काफी हालत और खराब हो रही थी। हेल्थ कंडीशन काफी खराब हो रही थी, तो और खम्मम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी किस्म की ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो केसीआर साहब के हेल्थ कंडीशन को लेकर एक पिटीशन भी फाइल किया गया था, और ह्यूमन राइट कमीशन में वो पिटीशन को फाइल किया गया था। जस्टिस सुदर्शन उस वक्त स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। और इसी हालात इन हालात में इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में केसीआर साहब कंटिन्यू जारी रखे थे। और सीनियर कांग्रेस के जो लीडर थे इनके ऊपर काफी दबाव पड़ा, और इन लोगों ने एक सीनियर कांग्रेस कायदीन थे उस वक्त, नाम मैं यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं समझूंगा। कांग्रेस के कायदीन एमएलए एमपी के ऊपर काफी प्रेशर आया, और इन्होंने एक नतीजे पे पहुंचे थे कि अब हम एक मीटिंग करेंगे। और कांग्रेस वहां पर इन्होंने मीटिंग की, एक सीनियर कांग्रेस कायदीन के घर पे इन्होंने मीटिंग की, और वहां से एक मकतूब रवाना किया था यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को, और वजीर आजम यानी मनमोहन सिंह को। और उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट उनसे किया था कि जो सियासी हालात है, या इस वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो हालात अभी पैदा हुए हैं, उसमें हस्तक्षेप करें, यानी इंटरवीन करें, यानी कुछ इकदाम करें ताकि ये हालात पे काबू पाया जा सके। एक लेटर मकतूब इन्होंने रवाना किया। तो जैसे स्टूडेंट्स को मालूम हुआ कि सीनियर कायदीन के घर पे कैसे पूरे तेलंगाना के कांग्रेस के कायदीन जमा हुए, तो पूरे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स थे वहां पे पहुंचे, वहां पर पहुंच गए, मीटिंग की जगह पहुंच गए, और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एजिटेशन में शामिल हो जाए, जद्दोजहद में हमारा साथ दें, तमाम तेलंगाना की आवाम का साथ दें। अगर आप साथ नहीं देंगे तो उनको स्टूडेंट्स ने वहां पर धमकी भी दी थी कि आपको फिर हर्जाना भरना पड़ेगा, पेनाल्टी यानी हर्जाना भरना पड़ेगा, यानी मतलब आगे आप इलेक्शन में कभी जीतेंगे नहीं, वो सब बातें चली। और उसी वक्त जर्नलिस्ट यानी सहाफी जो तबका था उन्होंने भी मीटिंग कंडक्ट की थी। तो इन हालात के बाद एक ही कांग्रेस के वाहिद एमएलए थे जिनका नाम था शंकर राव, उन्होंने अलहदा तेलंगाना को वहां पर सपोर्ट करते हुए बाकायदा ऐलान किया। तो तेलंगाना के मिनिस्टर्स के ऊपर काफी दबाव था क्योंकि केसीआर साहब की जो हेल्थ कंडीशन थी वो काफी खराब हो रही थी। तो 2 दिसंबर 2009 की बात है। होम मिनिस्टर के चैम्बर में तेलंगाना के पूरे मिनिस्टर्स एक मीटिंग के लिए जमा हुए, और उन्होंने केसीआर साहब की हेल्थ की जो हालत थी, यानी सेहत की जो हालत थी, उस पे क्या है सो बातचीत की, डिस्कशन किया। स्टूडेंट्स जिस तरीके से और एम्प्लॉय जिस तरीके से हंगर स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों पे क्या है सो वहां पर होम मिनिस्टर के जो चैम्बर में उन्होंने बातचीत की। उस वक्त होम मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी हुआ करते थे, अभी तो टीआरएस पार्टी के अंदर एक एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर है मेरा। तो वहां पे एक फैसला लिया गया कि पूरे तेलंगाना के मिनिस्टर्स की तरफ से, इनके अभी केसीआर साहब खम्मम में हैं, क्योंकि ये 2 दिसंबर 2009 की बात है, अभी केसीआर साहब खम्मम में ही है। तो तेलंगाना के जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि एक राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू, ये 2 मिनिस्टर्स उस वक्त तेलंगाना से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन दोनों से कहा गया कि आप खम्मम जाएं और केसीआर साहब को हंगर स्ट्राइक खत्म करने को कहिए, इंतजार करेंगे, ऐसा वहां पे फैसला लिया गया था। उसी फैसले के तहत श्रीधर बाबू तो जा नहीं पाए, लेकिन राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी खम्मम गए, और उन्होंने केसीआर साहब से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दें, और अलहदा तेलंगाना रियासत के इकदाम शुरू किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहना शुरू किया। फाइनली लेकिन केसर साहब ने कह दिया कि मैं अपनी अगर स्ट्राइक खत्म नहीं करूंगा। तो इन हालात में जो श्रीधर क्योंकि अब ये राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी वापिस हैदराबाद आ गए, और पूरे तेलंगाना के मिनिस्टर्स फिर बैठे, तो इन्होंने सीएम को कॉल किया, क्योंकि सीएम उस वक्त 2 दिसंबर 2009 को सीएम दिल्ली पहुंच चुके थे हालात से वाकिफ कराने के लिए हाईकमांड को। तो सीएम से उन्होंने फोन पे बातचीत की, उनके हालात और खराब हो रही है, खम्मम में सही इंतजाम नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतने फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या किया जाए। तो एक नतीजे पर पहुंचा गया और ये फैसला लिया गया कि अब केसीआर साहब को शिफ्ट किया जाएगा निम्स हॉस्पिटल को, हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल जो पंजाब गुट्टा पर है वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। अब वो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर से बात की, अब जो भी उन लोगों की मिनिस्टर्स की और तेलंगाना के मिनिस्टर्स की और चीफ मिनिस्टर की जो फोन पे बातचीत हुई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उस वक्त दिल्ली में है, तो इनकी बातचीत का जो भी नतीजा निकला वो ये नतीजा निकला कि फिर फाइनली सुबह के 3 बजे 3 दिसंबर 2009 को एक एम्बुलेंस में केसीआर साहब को पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ निम्स हॉस्पिटल हैदराबाद खम्मम से शिफ्ट कर दिया गया, खम्मम से उनको लाया गया। अब दिल्ली में क्या क्या हालात पेश आए देखते हैं।
चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए थे 2 दिसंबर 2009 को। वहां पे इन्होंने जो भी हालात पे थे वो पूरा एक रिपोर्ट बनाकर सोनिया गांधी को और वजीर आजम को यानी मनमोहन सिंह को और यूपीए चेयरपर्सन को इन्होंने दिया था। और वहीं से इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के अंदर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे हुकूमत के अंदर वो नहीं आती। सेंट्रल गवर्नमेंट का इख्तियार है, स्टेट गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है अलहदा तेलंगाना रियासत देना। तो जो भी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगी। अलहदा तेलंगाना रियासत के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के कोई इख्तियार ही नहीं है कि अलहदा तेलंगाना रियासत बनाए। जो भी यूपीए चेयरपर्सन और मरकजी हुकूमत जो भी फैसला लेंगी, हम उस फैसले के साथ हैं, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ इतना ही कहकर वहां से मीडिया से मुखातिब कर कर ही चले गए। उसके बाद क्योंकि जैसे ही 2 दिसंबर 2009 को चीफ मिनिस्टर गए, तो टीआरएस के लोग भी, खासतौर से एमपी विनोद कुमार उस वक्त साबिका एमपी हो चुके थे, तो 2 दिसंबर 2009 को, 2 दिसंबर 2009 को विनोद कुमार जो साबिका एमपी थे उनकी क़यादत में टीआरएस का डेलीगेशन भी दिल्ली गया। और हिंदुस्तानी सतह पर इन हालात से लोगों को वाकिफ, वहाँ के मरकजी जो दिगर सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से, उनको इन हालात से वाकिफ कराने के लिए टीआरएस की क़यादत करने के लिए भी विनोद कुमार की सदारत में एक काफिला निकला दिल्ली के लिए। तो वहां पर इन्होंने गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, उस वक्त तेलंगाना से एमपी हुआ करते, उनके घर पर गए और उन्होंने वहां पे उनसे इल्तिजा की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप मरकजी हुकूमत पे अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए दबाव डालें, दबाव बढ़ाएं। तो उस वक्त गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने तेलंगाना से जो टीआरएस का जो डेलीगेशन आया था उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद ये यूपीए के दिगर यूपीए यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये जो मरकजी हुकूमत के अंदर जो दिगर सियासी जमातें थी उनके कायदीन से मिलना इन्होंने शुरू किया। खास तौर से शरद पवार से ये मिले, अजीत सिंह से मिले, रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात इन्होंने की और तेलंगाना के जो भी मसाइल है और जो भी हालात थे उन सब से इन लोगों को वाकिफ कराया। देखिए ऑनरेबल केसीआर साहब की जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी, भूख हड़ताल जो चल रही थी, उससे भी कैसे वाकिफ कराया। इन हालात के चलते हुए 4 दिसंबर 2009 बीजेपी के जो एल के अडवाणी थे उनसे मुलाकात की, सुषमा स्वराज से मुलाकात की, टीआरएस की क्यादत में, टीआरएस की जो काफिला गया था विनोद कुमार की क्यादत में, एमपी विनोद, साबिका एमपी विनोद कुमार की क्यादत में। अब ये काफिला 4 माफ कीजिएगा, 4 दिसंबर 2009 को एलके अडवाणी से ये लोग मिले, सुषमा स्वराज से मिले, अरुण जेटली से मिले, प्रकाश जावड़ेकर से मिले और अलहदा तेलंगाना रियासत के जो भी लेकर जो भी हालात उस वक्त तेलंगाना में नुमाया हुए थे उन सब से इनको वाकिफ कराया। और इल्तिजा की गया मरकजी जो कांग्रेस की हुकूमत है उनके ऊपर कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए दबाव डाले, ऐसा उनसे रिक्वेस्ट इल्तिजा की। और उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2009 को ये तेलुगु देशम पार्टी के एमपी थे खम्मम से, नामा नागेश्वर राव, उनसे मुलाकात की और उन्होंने उनसे भी क्या सो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए उनसे उनसे कहा था। तो काफी लोग सुसाइड कर रहे थे और जाहिर बात है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके एलबी नगर के चौरस्ते पे श्रीकांत चारी ने जो सुसाइड किया था, 3 दिसंबर को इनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। हालांकि ये 29 नवंबर 2009 को इन्होंने खुदकुशी की थी, यानी मतलब अपने आप को जला लिया था, लेकिन इनकी मौत जो वाकई हुई थी वो 3 दिसंबर 2009। तो ये क्या है, सबसे पहले शहीद है अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद जो शुरू हुई थी सेकंड फेज में, 1969 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1969 के बाद जो दूसरा मरहला जो शुरू हुआ था अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, तो उसमें सबसे पहले जो शहीद है उनका नाम है किस्टैया। सुसाइड अटेम्प्ट सबसे पहले कृष्णा श्रीकांत चारी ने किया, लेकिन इनकी मौत जो वाकई हुई वो 3 दिसंबर को। लेकिन किस्टया ने 1 दिसंबर 2009 को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली थी अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में जो हालात नुमाए हुए थे उन सब चीजों को लेकर। तो सबसे पहले जो शहीद किस्टया है, ओके, तो ये बिट में कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि 1 दिसंबर को इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, लेकिन उसी दिन मर गए थे। श्रीकांतचारी 29 नवंबर 2009 को कैसो इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इनकी मौत जो वाकई वो 3 दिसंबर। तो क्योंकि 1 दिसंबर 2009 को किस्टया मर चुके थे तो पहले शहीद किस्टया कहलाए। ओके, तो क्वेश्चन
बिट अगर पूछ लिया तो दूसरे अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद के दूसरे मरहले में सबसे पहले शहीद बने तो किस्टया, राइट, ओके। बहरहाल ये हालात चलते रहे। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी 4 दिसंबर 2009 को, अब ये तेलंगाना की बात है, अभी दिल्ली का जो वाकया हम जो दिल्ली के जो हालात है वो तो हम देख चुके। 4 दिसंबर 2009 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो जेएसी था चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने मुलाकात की और उनसे कहा कि आप तेलंगाना एजुटेशन में आप शामिल हो जाएं आपकी पार्टी को लेकर, और तेलंगाना के बिल को लेकर, बिल को कैसे इंट्रोड्यूस करने के लिए असेंबली में और पार्लियामेंट में पेश करने के लिए आप इकदाम करें, यहाँ पे असेंबली में भी इकदाम करें और पार्लियामेंट में भी तेलंगाना का बिल पेश किए जाने को लेकर आप इकदाम करें, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन टीडीपी उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने किसी तरीके साफ तरीके से कुछ इनको जवाब नहीं दिया था, थोड़ा सा डाल मटोल करके इन्होंने बात की, क्योंकि उस वक्त टीडीपी के अंदर फूट पड़ चुकी थी। आंध्रा के और आंध्रा का टीडीपी के लीडर्स और तेलंगाना के टीडीपी के लीडर्स में जो नाइंतफाकी पैदा हो सकी, उन हालात को लेकर चंद्रबाबू नायडू साफ तौर पर कुछ तयफुन स्टूडेंट्स को वहां पे 4 दिसंबर 2009 को नहीं दे पाए। 5 दिसंबर 2009 को फिर स्टूडेंट का जो जेएसी था वो डी श्रीनिवास से मिला, क्योंकि उस वक्त डी श्रीनिवास पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, स्टेट के हेड थे, कांग्रेस के हेड थे। तो उन्होंने डी श्रीनिवास से मुलाकात की, स्टूडेंट्स ने, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो जेएसी ने डी श्रीनिवास से मुलाकात करके कहा कि आपके कांग्रेस को हाईकमांड को आप दबाव डालें, आप कि अलहदा तेलंगाना रियासत के इकदाम को शुरू करने के लिए आप दबाव डालें, ऐसा उन्होंने मुलाकात करके स्टूडेंट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जेसी ने, स्टूडेंट जेसी ने मुलाकात करके डी श्रीनिवास से ये कहा था। उसके बाद स्टूडेंट जेएसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की उस वक्त बीजेपी के रियासती जो सदर थे बीजेपी के दत्तात्रेय, उनसे मुलाकात की, चिरंजीवी से मुलाकात की, उसी तरीके से नारायणा जो सीपीआई के जो सदर हुआ करते थे उस वक्त रियासती तौर पर, उनसे मुलाकात की। फिर 5 दिसंबर 2009 की बात है, वेंकट स्वामी, जी वेंकट स्वामी, ये साबिका वजीर थे, मरकजी साबिका वजीर, और पीआरपी यानी चिरंजीवी पीआरपी के सदर, और इसी तरीके से महेश्वर डी, इन तीनों ने मिलकर निम्स जाकर केसीआर साहब से इन्होंने मुलाकात की थी। वहां पे उनको क्या बोलते हैं, उनसे निम्स में उनसे मुलाकात की, वेंकट स्वामी, चिरंजीवी और महेश्वर रेड्डी। उसके बाद 5 नवंबर दिया है, यहाँ पे 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर, ये एकेडमी की बुक है तो जैसा बहरहाल। तो 5 दिसंबर 2009 की बात है, स्वामी गौड़, कोदंडा राम, अल्लम राम नारायण और देवी प्रसाद, जूलूरी गौरी शंकर, उसी तरीके महिपाल रेड्डी, इन सब लोगों ने भी केसीआर साहब से हॉस्पिटल में मुलाकात की और फिर बाहर मीडिया से आके इन्होंने मुखातिब किया कि अब केसीआर साहब, क्योंकि 29 नवंबर 2009 को हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल शुरू हुई, तो कुछ खाया पिया नहीं था केसीआर साहब ने, तो जाहिर बात है भूख हड़ताल में तो ये गुंजाइश भी नहीं रहती, तो तकरीबन मौत की कटार पर पहुंच चुके हैं, ऐसा इन्होंने इन सब लोगों ने मिलकर मीडिया से स्वामी गौड़, कोदंडा राम, देवी प्रसाद, इन सब लोगों ने मिलकर मीडिया से मुखातिब कहते हुए करते हुए बात कही। तो बहरहाल गवर्नमेंट किसी तरीके से बहरहाल हंगर स्ट्राइक के जो भी हालात है उस पर काबू नहीं पा सक रही है, किसी किस्म के तेलंगाना को लेकर इकदाम सरकार नहीं कर रहे, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था। बहरहाल काफी दुख भरी आवाज में उन्होंने ये सब बातें कही। अब चीफ मिनिस्टर रोशैया अब केसीआर साहब से मिलने को पहुंचे, भूख हड़ताल रोकने को कहने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं तो पूरा लोग वहां पे जमा हो गए, प्रोटेस्ट किया। इन प्रोटेस्ट के बीच इन प्रोटेस्ट के दौरान ही ये चीफ मिनिस्टर अंदर गए, केसीआर साहब से उन्होंने मुलाकात की और भूख हड़ताल को रोकने की चीफ मिनिस्टर ने केसीआर साहब से गुजारिश की। केसीआर साहब ने फिर वही कहा रोशैया साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि अलहदा तेलंगाना रियासत जब तक नहीं बनेगी मैं अपनी भूख हड़ताल को नहीं रोकूंगा। तो मायूस होकर फिर चीफ मिनिस्टर वहां से वापस चले गए। उसी दौरान मरकजी वजीर आरजेडी के जो लीडर अजीत सिंह, इन्होंने जो केसीआर साहब के काफी करीबी माने जाते हैं, और प्रोफेसर जयशंकर, इनके केसीआर साहब की जो भूख हड़ताल की वजह से हालत काफी खराब हो रही थी, उनसे इल्तिजा की कि आप फिलहाल हंगर स्ट्राइक को रोक दें। तो केसीआर साहब ने बात नहीं मानी, जयशंकर की और अजीत सिंह साहब की भी बात इन्होंने नहीं मानी और भूख हड़ताल को इन्होंने नहीं रोका। 7 दिसंबर 2009 की बात है, चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी, टी देवेंद्र गौड़, ये तीनों तीनों ने केसीआर साहब से मुलाकात करने के लिए वहाँ निम्स हॉस्पिटल पहुंचे। लोगों को जब मालूम हुआ तो फिर प्रोटेस्ट किया लोगों ने, इनको अंदर जाने नहीं दिया। बहरहाल बहरहाल इन हालात में भी अंदर
जाकर इन्होंने केसीआर साहब से मुलाकात की थी। उसके बाद यूपीए के जो एडवाइजर थे सोनिया गांधी के, अहमद पटेल, इन्होंने केसीआर साहब से फोन पे बात की उसी दिन, और हंगर स्ट्राइक को रोकने की उनसे गुजारिश की थी। तो केसीआर साहब ने फिर वही कहा अहमद पटेल को कि या तो मेरा आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी, या तो तेलंगाना की, क्या बोलते हैं, अलहदा तेलंगाना से रियासत का अगर ऐलान कर दे तो मैं जश्न की रैली यहाँ से निकालूंगा, लेकिन मैं हंगर स्ट्राइक को नहीं रोकूंगा। इन हालात में सरकार ने ये सोचा कि काफी हालात खराब हो रहे, खासतौर से उस्मान यूनिवर्सिटी में, तो 15 दिन के कैसे हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए गए तमाम तेलंगाना में पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स बंद कर दिए गए थे। अब खाना वहाँ पे किसी किस्म की उनको सहूलतें वहाँ पे दस्तियाब नहीं है। हालांकि इनकी रिले हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी, वो हमने देखा, और 30 दिसंबर 2009 को इनकी हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुकी। 30 से 40 स्टूडेंट, 20-30 स्टूडेंट्स ऐसा हंगर स्ट्राइक पे बैठा करते थे, लेकिन अब तो हॉस्टल्स बंद हो गए और हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए गए। सरकार ने ये सोचा कि हॉलीडेज डिक्लेयर कर दें और हॉस्टल्स अगर बंद कर दें तो ये लोग अपने मुकामी इलाकों में चले जाएंगे, अपने गाँव घरों को चले जाएंगे, तो एजुकेशन का थोड़ा असर खत्म हो जाएगा, दबाव स्टूडेंट्स का खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचा। लेकिन उसके बरक्स उल्टा हुआ। स्टडीज और हॉलीडेज मिलने की वजह से, हॉस्टल बंद होने की वजह से, पूरे के पूरे लोग उस्मान यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने जो हंगर स्टे का कैंप था वहां पर आके बढ़ गया। हजारों की तादाद में बच्चे वहां पर आ गए। उल्टा हो गया, सरकार ने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर काफी सरकार की इकदाम को लेकर काफी गुस्सा था। तो फिर इन हालात में जो गैर सियासी जमातें थी उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि इन हालात में सरकार किस तरीके से हॉस्टल्स बंद कर सकती। तो इसको लेकर सरकार वो, जैसा कि सरकार ने सोचा था कि ये लोग अपने मुकामात को चले जाएंगे, लेकिन वो गई नहीं। वहीं पे उस्मान यूनिवर्सिटी के सामने और लोग ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गए, स्टूडेंट्स। तो ये उल्टा हो गया था। तो क्योंकि अब स्टूडेंट्स एक चीज सोचते थे कि अब यहाँ से किसी भी हालत में, क्या बोलते, सेक्रीफाइस, ओके, यानी कुर्बानियां देना है। और किसी किस्म का इनको फूड सप्लाई नहीं था, लेकिन फिर भी इन हालात में भी ये डेली हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू किया करते थे। यानी मतलब अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू किया करते थे। जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे वो तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उनके सपोर्ट में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर आ गए। तो क्योंकि अब हॉस्टल्स बंद हो गए तो फूड सप्लाई नहीं रहता। हंगर स्ट्राइक पे तो कुछ लोग बैठे, सब लोग तो हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठे। जितने भी हजारों के स्टूडेंट्स होंगे हंगर स्ट्राइक पे सिर्फ जो जेएससी में जो डिसाइड होते हैं वो मेंबर से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। वो 20 या 30, तो उनके सपोर्ट में कई लोग वहां पे जमा हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि हॉस्टल बंद हो गया तो अब खाने का इंतजाम नहीं है, तो सरकार ने ये सोचा कि ये शायद अपने घरों को चले जाएंगे, मकाम को चले जाएंगे, अपने दीगर अजलाओं में जाएंगे, घर है जहाँ से ये आए पढ़ने के लिए, तो वहां पर चले जाएंगे। ये सोचा सरकार ने, लेकिन उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो तंजीमें थी, खासतौर से एक अशोक नाम के एक आदमी थे जो कैंटीन चलाया करते थे, इन्होंने अहम रोल अदा किया और स्टूडेंट्स को फूड सप्लाई दिया, इन्हें खाने का इंतजाम उन्होंने किया था। अब जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे वो तो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जो सपोर्ट में हजारों के स्टूडेंट्स आए उनको फ्री खाना इन्होंने फराहम किया। तो अब तक तो जब मेस चल रहा था, तो सरकार का जब हॉस्टल का मेस चल रहा था, तो लोग एक वक्त पे थोड़ी जाके खाएंगे, भी जो टाइम रहता अलग अलग जाके खाते थे। क्योंकि अब तो हॉस्टल बंद हो गया, तो अब ये जो कैंप में बैठे एक साथ सब मिलके खाना खा रहे हैं, मतलब हम और थोड़ा सा और क्या बोलते, तकवीत यानी ताकत मिल गई इनको हंगर स्ट्राइक को, कि जो हालात पैदा हुए थे उस एतबार से। आर्ट्स कॉलेज के सामने मेन रोड पे बन के सब एक साथ खाना खा रहे हैं। अब जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे वो तो हंगर स्ट्राइक पे हैं। तो ये हालात में बहरहाल हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया गया था, जिस तरीके से सरकार ने हॉस्टल को बंद कर दिया था। यहाँ पर हमने देखा हो गैर सियासी जमातों ने ये केस फाइल किया था। तो हाईकोर्ट का ये फैसला है कि इमीडिएट हॉस्टल्स को ओपन करें, क्योंकि आपने जो फैसला लिया है हॉस्टल्स को बंद करने का, ये बिल्कुल गलत है। आप इमीडिएट हॉस्टल्स को ओपन करें, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था। अब क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो और ज्यादा लोगों के, यानी स्टूडेंट्स के अंदर जोशो खरोश, क्योंकि अब सरकार के अहकाम के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो और थोड़ा सा इनके अंदर जोश और थोड़ा ये हुआ, और आगे और तेलंगाना के एजुकेशन में और इन्होंने और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब उसी वक्त टीआरएस की पॉलिट ब्यूरो मीटिंग हुई, और उसमें ये फैसला लिया गया कि मरकजी हुकूमत और
रियासती हुकूमत पर दबाव डाला जाए, क्योंकि केसर साहब की जो हेल्थ कंडीशन थी वो और खराब हो रही थी। तो यहाँ पे ये फाइनली ये डिसीजन लिया गया, कि